नमस्कार दोस्तों। फाइनली हमारा एक काम हो गया, हमारा इंतजार खत्म हुआ। हम लोग बहुत दिनों से केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए एडुकेटर देख रहे थे, तो फाइनली अंकिता मैम ने ज्वाइन कर लिया है और अब अंकिता मैम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से। मैम का पढ़ाना बहुत बढ़िया है, आप एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमारे पास में बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन आए थे, बहुत सारे लोगों के वीडियोज आए थे, उसमें से हमने मैम को सेलेक्ट किया है और अब मुझे लगता है कि आपको भी पसंद आएगा। जिस तरह से आप दीप्ति मैम की वीडियो पसंद कर रहे हैं, उस तरह से आप अंकिता मैम की वीडियो भी पसंद करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं वीडियो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता चांडक और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ केमिस्ट्री। ठीक है, अगर आप देखते हो ध्यान से तो केमिस्ट्री जो होता है वो कुछ लोगों का बहुत रॉन्ग थिंकिंग होता है कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, रिएक्शंस याद नहीं रहती है, पेपर में हम लोग जब बैठते हैं तो हमें सॉल्व करते नहीं आते, न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट जाते हैं और बहुत सारी चीजें होती है। बट सीरियसली बता रही हूँ, जितना आप सोचते हो ना केमिस्ट्री उतना डिफिकल्ट है ही नहीं। अगर हम लोग इसको प्रॉपर ट्रिक्स के साथ पढ़े, ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स का प्रॉपर बेसिक देखे कि कौन सा है, रिएक्शंस को प्रॉपर प्रैक्टिस करें, तो केमिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है ना ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजियर बन जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जो होंगी ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे क्लास में। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो केमिस्ट्री के मेजर 3 ब्रांचेस होते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने अपना 12th स्टेट बोर्ड का महाराष्ट्र का बुक देखा होगा तो उसमें आपने ये देखा है कि आपके फिजिकल केमिस्ट्री में 6 चैप्टर्स है, ऑर्गेनिक में फिर 10 से लेके है चैप्टर्स और बीच में आपके 3 आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट ओनली फ्रॉम स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, जैसे कि आपका एंट्रेंस होता है जेई है, नीट है, एमएसटी सीईटी है और ऐसे बहुत सारे एंट्रेंस होते हैं जैसे कि केवीपीवाई है, तो हर एंगल से सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप मेरे सारे क्लासेस करते हो तो मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ कि आपके जितने भी एंट्रेंसेस है आप उसमें भी प्रॉपर क्वेश्चंस लगा पाओगे और साथ ही साथ इस एग्जाम में जो कि आपका 12th स्टेट बोर्ड का एग्जाम है उसमें भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। देखते हैं। अब जो भी आपका सॉलिड स्टेट चैप्टर है ना, सबसे पहली चीज ये होती है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर को हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सॉलिड स्टेट का पहले कुछ इंट्रोडक्शन होता है। हालांकि वो चीज उतनी ही सही है कि इंट्रोडक्शन में से पेपर में से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, लेकिन इंट्रोडक्शन अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो चैप्टर पढ़ना हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना चैप्टर को अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आपके स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो होते हैं आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। एक होता है आपका सॉलिड, एक होता है आपका लिक्विड और एक होता है आपका गैस। ये आपके 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है वो है आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये हम लोग को स्कूल डेज से पढ़ते आए स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, लेकिन हम लोगों ने इनका कभी डिटेल स्टडी नहीं किया। लेकिन अब जब आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो अब आपको यहाँ पे इनका डिटेल स्टडी करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं। अगर आप देखते हो तो जो भी आपका सॉलिड वाला पार्ट है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं जिस चैप्टर का नाम है आपका सॉलिड स्टेट। जो भी आपका लिक्विड वाला पार्ट है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं उस चैप्टर में जिसका नाम है लिक्विड स्टेट। और जो भी आपका गैसेस है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं आपके गैसियस स्टेट वाले चैप्टर में। इसमें का कुछ पार्ट आपके 11th स्टैंडर्ड में होगा और कुछ पार्ट आपके 12th स्टैंडर्ड में होगा, इस तरीके से। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली बेस्ड है सॉलिड स्टेट के ऊपर में। अब सबसे पहली चीज तो दिमाग में ये आती है कि 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है वही आपका सॉलिड स्टेट है। कुछ ना कुछ रीजन तो हो सकता है। तो रीजन ये होता है, देखो, अगर आप सॉलिड को ऑब्जर्व करते हो ना तो सॉलिड कुछ इस तरीके से होता है। ये है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। ये जो भी मैं सर्कुलर ड्रॉ कर रही हूँ इन्हें कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। बस ध्यान से सुनते चलो तो आपको सारी डाउट्स जो भी है, सारी चीजें जो है सिस्टमैटिकली क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ ध्यान देना है, ये मैंने ड्रॉ किया है आपके एक सॉलिड को। ये है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट जिससे ये सॉलिड कंप्लीटली बना है, उनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट।
अब क्या होता है ना, सॉलिड अगर आप देखते हो सॉलिड स्टेट चैप्टर, तो उसमें आपको बहुत सारे सॉलिड दिखते हैं। कहीं पे हम लोग को आयोनिक सॉलिड दिखेगा, कहीं पे कोवलेंट दिखेगा, कहीं पे मॉलिक्यूलर दिखेगा, कहीं पे मेटालिक दिखेगा, और भी बहुत सारे सॉलिड्स के टाइप्स आते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें कैसे क्या आई है। तो इसका रीजन देखते हैं हम लोग। देखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है ना, इसी को कहीं पे कहा जाता है आयन, इसी को कहीं पे कहा जाता है एटम, इसी को कहीं पे कहा जाता है पार्टिकल, और इसी को कहीं पे कहा जाता है मॉलिक्यूल। तो पूरे चैप्टर में आपको अलग अलग वर्ड्स देखने को मिलेंगे। कहीं पे देखने को मिलेगा आयन, कहीं पे देखने को मिलेगा मॉलिक्यूल, कहीं पे पार्टिकल, और कहीं पे एटम्स। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग नेम्स देखने को मिलेंगे, और हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्या ये चीजें सेम है या डिफिकल्ट है। तो अगर हम लोग ओवरऑल कहें ना, तो ओवरऑल से इतना ही समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिटी है, और उनको हम लोगों ने बस अलग अलग वे से एक्सप्रेस किया गया है, और हमें कंफ्यूज होता है, हम लोग अलग अलग जगह पे पढ़ते हैं। तो हमें बस याद रखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट है, इसी को कहा जाता है आयन, कहीं पे एटम, कहीं पे पार्टिकल, और कहीं पे मॉलिक्यूल। मुझे लगता है कि अब आपका ये वाला डाउट तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए बताई क्योंकि आप देखते हो तो न्यूमेरिकल्स में भी ये वाले वर्ड्स आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमें याद रहता है। अब सेकेंड थिंग ये देखते हैं कि ये सारे के सारे, चलो इनको नाम दे देते हैं कि ये पार्टिकल्स है। ऐसा मैंने कह दिया है कि ये पार्टिकल्स है। अब ये जो दो पार्टिकल है, सपोज मैंने ये दो पार्टिकल को कंसिडर किया है, और मैं बात कर रही हूँ इनके बीच में के फोर्सेस की। तो इनके बीच में ये सपोज फोर्सेस है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो ना, ये दो पार्टिकल है, इसलिए मैंने इसको कहा है इंटर पार्टिकल। ये दो पार्टिकल के बीच में के फोर्सेस की मैं स्टडी कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको कहा है इंटर पार्टिकल। अब जो भी ये इंटर पार्टिकल के आपके जो भी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये कैसे है, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंटर पार्टिकल्स के जो भी आपके इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है या इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस है, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके वजह से जो भी आपका सॉलिड है उसकी जो भी स्टडी होती है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। इसीलिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं सॉलिड को उस चैप्टर में जिसका नाम है खुद सॉलिड स्टेट। अब देखते हैं चैप्टर को। अब चैप्टर में एंट्री लेते हैं। अगर चैप्टर में आ जाए तो हम लोग बचपन से पढ़ते आए, स्कूल डेज में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा कि जो भी सॉलिड होते हैं ना, उसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है एमोर्फस सॉलिड। अब इस चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजों को डिटेल में स्टडी करेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक्चुअली कौन से सॉलिड्स आते हैं, एमोर्फस सॉलिड में कौन से सॉलिड आते हैं। ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट आपका क्लासिफिकेशन है सॉलिड का, वो होता है क्लासिफिकेशन, एक होता है आपका एमोर्फस सॉलिड, और एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो, अगर हम लोग सॉलिड के फर्दर और क्लासिफिकेशन पढ़े ना, तो हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये बेसिक वाला क्लासिफिकेशन हमें स्टडी करना जरूरी है। अगर हम इस बेसिक वाले क्लासिफिकेशन को स्टडी नहीं करते हैं ना, तो फर्दर वाले क्लासिफिकेशन हमारे लिए उतने अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेंगे, इसलिए इनको देखते हैं। अब क्या होता है ना, अब आप क्या करते हो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ते हो तो पहले इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, बट हमें एक्चुअली ये प्रॉपर्टीज फिर याद नहीं रहती है। तो एक सबसे बेस्ट तरीका जो है ना प्रॉपर्टीज को स्टडी करने का, वो है कंपैरेटिव स्टडी। अगर आप किसी भी चीज की, किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज की कंपैरेटिव स्टडी करते हो ना, तो वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इजियर बन जाती है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इस जितने भी केमिस्ट्री के आपके लेक्चर्स रहेंगे उसमें जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे, जितने भी आपके डिफिकल्ट पार्ट है, मैं उनको हमेशा ऐसे डिस्टिंग्विश के फॉर्म में ही लूंगी, जिससे वो चीज आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगी और याद करने में भी काफी ट्रिकी रहेगी। अब देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो रहेगा आपका अरेंजमेंट के ऊपर में, कि अरेंजमेंट कैसा है दोनों तरफ। तो अगर आप ध्यान देते हो तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो रहेगा उसका आपका अरेंजमेंट रहेगा रेगुलर अरेंजमेंट। दे शो रेगुलर अरेंजमेंट, रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा कि रेगुलर कैसे क्या रहा है और पीरियोडिक कैसे क्या रहा है, वो हम लोग स्ट्रक्चर की हेल्प से स्टडी करेंगे। और सेकंड होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। तो एमोर्फस सॉलिड में देखने को मिलता है कि यहाँ पे हमें रेगुलर या पीरियोडिक जो भी आपका अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, वैसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। मतलब हम लोग कहते हैं कि दे शो रैंडम अरेंजमेंट।
दे शो रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। या इस पार्टिकल्स के जगह पे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आप आयंस भी ले सकते हो, एटम्स भी ले सकते हो, मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो, कुछ भी चलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि दे शो रेगुलर एंड पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम, और एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, ये हमें रैंडम अरेंजमेंट दिखाते हैं। अब देखते हैं डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम देखे बिना तो चीजें क्लियर नहीं होगी ना। तो देखते हैं हम लोग डायग्राम को। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पे, चले आओ यहाँ पे। अगर आप देखते हो ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, तो आपको देखो बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न देखने को मिल रहा है। रेगुलर है, जो पैटर्न यहाँ पे है वही पैटर्न इसी लाइन में है, मतलब रेगुलर आपको दिख रहा है। बट वही अगर आप एमॉर्फस सॉलिड में देखते हो ना, तो ये पैटर्न बिल्कुल भी रेगुलर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कई पार्टिकल्स कहीं पे भी अरेंज्ड है, तो हमें एक रैंडम ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अब आप सेकेंड थिंग ये है आपकी, देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कहता है दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और एमॉर्फस सॉलिड का आपका सेकेंड पॉइंट कहता है दे शो शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब ऐसा क्यों कहा गया है, देखो इधर अगर आप ध्यान देते हो तो ध्यान से देखना कि अगर आप फर्स्ट लाइन में देखते हो, जो पैटर्न यहाँ पे था वही पैटर्न यहाँ पे है, वही पैटर्न यहाँ पे है, और ये पैटर्न जो है ये चलते जाएगा, बिल्कुल ऐसे चलते जाने वाला है। तो ये जो पैटर्न है ये कैसा है, लंबे डिस्टेंस तक की, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक की ये वाला पैटर्न कैसा है, बिल्कुल का बिल्कुल सिमिलर। इसलिए मैंने यहाँ पे कहा है दे शो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। बट चले आओ, अगर एमॉर्फस सॉलिड में अगर हम लोग आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि आप लोग कहीं पे भी चले जाओ, कितने भी डिस्टेंस तक जाओ, चाहे एक्सपांड हो या कैसे भी रहे, तो लेकिन इसका ऑर्डर कैसा रहेगा, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज तक की वो चीज कॉमन है, उसके बाद वो चीज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और जो भी आपका एमॉर्फस सॉलिड है, सोचने की बात तो ये है कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, तो एमॉर्फस सॉलिड में शार्प तो होगी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। चलो देखते हैं इधर, अगर मैंने कहा है कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पूरा का पूरा सॉलिड है वो बस आपके एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर कुछ इधर है कुछ इधर है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर रीच हुआ तो पूरा का पूरा सॉलिड जो है वो उसी वक्त मेल्ट हो जाएगा। ये होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल का बिल्कुल आप देखते हो तो ऑर्डर एक जैसा है, बिल्कुल ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम है, पैटर्न सेम है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी सॉलिड है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सारा मेल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। बट अगर आप एमॉर्फस सॉलिड के केस में आते हो ना, तो यहाँ देखो, यहाँ पैटर्न बिल्कुल भी सेम नहीं है, कहीं पे पैटर्न कुछ अलग है, कहीं पे पैटर्न कुछ अलग है। तो बॉन्डिंग जो रहेंगे उनका स्ट्रेंथ भी अलग अलग रहेगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे आपको शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं, यहाँ पे आपको कुछ रेंज में मेल्टिंग पॉइंट मिलेगा। कुछ इस टेम्परेचर पे मेल्ट होगा, कुछ पार्ट इस टेम्परेचर पे होगा, कुछ पार्ट इस टेम्परेचर पे होगा। तो यहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट कैसा, रेंज में मिलेगा। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी होती है ना, वो होती है कि जो भी आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। और जो भी आपके एमॉर्फस सॉलिड होते हैं ना, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब हम लोगों ने ये तो लिख दिया है, लेकिन डाउट ये आता है कि ये एनआइसोट्रॉपी है क्या और आइसोट्रॉपी क्या है। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, उसको भी देखेंगे कि एनआइसोट्रॉपी है क्या, आइसोट्रॉपी क्या है। लेकिन सिर्फ अभी आप समझ लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं और एमॉर्फस सॉलिड हमें आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। ये हम लोग देखते हैं क्या होता है। उससे पहले हम लोग ले लेते हैं इसके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको बिल्कुल भी रटने का जरूरत नहीं है,
हाँ, एग्जाम्पल्स जो होते हैं ना, ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है। आप देखो, आप सुबह उठते हो, चाय बनाते हो या दूध बनाते हो, तो आप उसमें शक्कर डालते हो, तो शक्कर के आपको क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, है ना। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि जो भी आपके शुगर के क्रिस्टल्स है वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के ही एग्जाम्पल है। सोडियम NaCl के क्रिस्टल, NaCl का मतलब है आपका नमक होता है। अब आ जाओ इधर, अगर आप एमोर्फस सॉलिड में आते हो तो ये भी आपके रेगुलर एग्जाम्पल्स है। जैसे कि आप जिस पलंग पे सोते हो, जो आपका बेड होता है वो वुड से बना हुआ होता है, ठीक है, तो वुड भी एक एग्जाम्पल रहेगा आपके एमोर्फस सॉलिड का। सेकेंड थिंग जो होता है, जैसे कि आप ब्रश लेते हो या आप किसी भी चीज को लेते हो, तो वो होता है प्लास्टिक से बना हुआ, तो आपके प्लास्टिक का एग्जाम्पल भी इसी में आ जाएगा। तो इस तरीके से जनरल लाइफ के एग्जाम्पल्स अगर लेते हो ना तो हमें याद रहेगा। फिर आपकी ग्लास जिसमें आप मिल्क या टी लेते हो, तो इस टाइप के जनरल एग्जाम्पल्स हमें याद रहते हैं इजीली, तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं है। तो मैं साइड होती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहली चीज तो ये है कि मैंने आपको बताया है एनआइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को। इसको हम लोग एक डिटेल में देखते हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिकली, ताकि ये डाउट हमारा क्लियर हो जाए। देखो, एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक तो आपको प्रॉपर्टीज आ सकती है, या तो आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन आ सकता है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है कि आपको एनआइसोट्रॉपी या आइसोट्रॉपी अलग से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए प्रॉपर्टी अलग से भी आ सकती है। तो बेटर है कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग डायग्रामेटिक तरीके से समझे। कहा गया है एनआइसोट्रॉपी और दूसरी तरफ लिया है हम लोगों ने आइसोट्रॉपी। अगर देखा जाए ना तो हमें नाम ही सब कुछ बता देता है। किसी भी चीज का नाम उसके काम के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देते हो ना, तो आपको दो चीज देखने को मिल रही है। सबसे पहली चीज तो है आइसो और दूसरी चीज है आपकी ट्रॉपी। तो आइसो का मीनिंग अगर आप पढ़ते आए हो, जैसे कि आपने आइसोमर्स पढ़े होंगे, बहुत सारे नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आइसो का मीनिंग होता है सेम, और सेम को ही हम लोग सिमिलर भी बोल सकते हैं। और ट्रॉपी का मतलब होती है आपकी प्रॉपर्टीज। तो समझ गया। अब आपको अगर ये वाला नाम दिखता है तो आप क्या बोलोगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें प्रॉपर्टीज क्या रहती है आपकी सेम और सिमिलर। एन आइसोट्रॉपी में आ जाओ। एन आइसोट्रॉपी में हम लोग कहेंगे आइन का मतलब होता है आपका डिफरेंट, और ट्रॉपी का मतलब होता है आपकी प्रॉपर्टी। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी आपके डिफरेंट, उसको कहा जाएगा एन आइसोट्रॉपी। बट कैसे देखने का है ना, देखते हैं। अगर मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड को ड्रॉ किया है, और यहाँ पे मैं आपके एमोर्फस सब्सटेंस को भी ड्रॉ कर लेती हूँ। चले आते हैं यहाँ पे। कहना मुझे ये है कि एन आइसोट्रॉपी एक्चुअली होता क्या है, देखते हैं हम लोग। देखो, अगर मैंने प्रॉपर्टीज को इस डायरेक्शन में स्टडी किया तो मुझे प्रॉपर्टीज जो देखने को मिल रही है, सपोज मैं कह सकती हूँ उसका वैल्यू है एक्स। बट अगर मैंने इसी प्रॉपर्टीज को इस डायरेक्शन से देखा तो ये जो भी वैल्यू है ना प्रॉपर्टीज का, ये चेंज हो जाता है। ये वैल्यू मुझे डिफरेंट मिलता है, सेम नहीं मिलता है। अब मैं कहूंगी कि ये जो वैल्यू है ये मुझे वाई मिल रहा है। अब मैंने क्या किया, और डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को अगर मैं इस डायरेक्शन से देखती हूँ तो भी मुझे वैल्यू अलग मिल रहा है। मैं कहूंगी कि ये जो वैल्यू मुझे मिल रहा है ये है जेड वैल्यू। मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जब मैं स्टडी करती हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर अलग अलग डायरेक्शन में, तो प्रॉपर्टी जो होती है ना उसका वैल्यू चेंज होते जाता है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें इस टाइप की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जिसमें प्रॉपर्टीज जो होती है ना वो डायरेक्शन के साथ साथ चेंज होते जाती है, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती जाती है। अब आते हैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड में। आइसोट्रॉपिक सॉलिड आपको देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ द एमोर्फस सॉलिड। कैसे, देखो इधर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं आइसोट्रॉपिक सॉलिड के अंदर इस डायरेक्शन से प्रॉपर्टी को देखती हूँ तो मुझे प्रॉपर्टीज का वैल्यू मिलता है एक्स। अब मैंने इस डायरेक्शन से देखने को अगर मैंने इस डायरेक्शन से प्रॉपर्टीज देखा तो भी वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, एक्स।
अगर मैं इस डायरेक्शन से देखती हूँ तो भी मुझे वैल्यू मिल रहा है एक्स, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन से देख लूँ, लेकिन प्रॉपर्टीज जो होती है आइसोट्रॉपिक सॉलिड के केस में वो सेम होती है, उनका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को मैं क्या कहती हूँ, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी होती है आपकी एमोर्फस सॉलिड की। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिए, बट एक्चुअली प्रॉपर्टीज होती कौन सी है? तो वो प्रॉपर्टीज आपकी होती है प्रॉपर्टीज कि वो प्रॉपर्टीज कौन सी है जिनको हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टीज होती है आपकी जैसे कि थर्मल कंडक्टिविटी, इनका वैल्यू चेंज होते जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये तीन जो होती है ना, ये मेजर प्रॉपर्टीज होती है। वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट ये जो तीन प्रॉपर्टीज है ना, ये मेजर प्रॉपर्टीज है जिनका वैल्यू यहाँ चेंज होते जाता है डायरेक्शन के साथ साथ, जिनका वैल्यू यहाँ सेम रहता है डायरेक्शन के साथ साथ। तो ये हुआ आपका एनाइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर आप केमिस्ट्री को देखते हो तो आपको स्टार्टिंग में आते हैं पेपर में एमसीक्यूज होते हैं एक मार्क के। एमसीक्यू में अगर ध्यान देते हो ना, तो एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान जाता ही नहीं पढ़ते वक्त। लेकिन आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं आपके वो हर एक पॉइंट कवर कराऊंगी जिसको आप जनरली पढ़ते वक्त अवॉइड कर देते हो और वो एमसीक्यू में आने के 100% चांस होते हैं, जस्ट फॉर 1 मार्क। तो उनको भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपके जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो भी आपका डायमंड है वो एक नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस नेचुरली ऑकरिंग क्रिस्टलाइन सॉलिड, सबसे पहली चीज तो ये कि हमें पता होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल। लेकिन अगर आपको एमसीक्यू दे दिया जाए कि बताओ ऐसा कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो नेचुरली ऑकर होता है, तो उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि वो होता है डायमंड। इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क में आ सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। और जो आपका सेकेंड वाला ये है, वो है आपका 1 मिनट। सारे के सारे आपको पता है कि सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ईच एंड एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड वो कैसे नेचर के होते हैं? वो होते हैं आपके एनआइसोट्रॉपिक। तो अगर आपको एमसीक्यू दिख गया तो आप डायरेक्टली वहां पे एनआइसोट्रॉपिक टिक मार्क कर दोगे। बट अगर आपको मैंने क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ अगर मैं क्रिस्टल लेती हूँ क्यूब का, क्रिस्टल लिया है मैंने क्यूब का, तो उसका नेचर कैसा होगा? या वो एनाइसोट्रॉपिक होगा या वो आइसोट्रॉपिक होगा? तो यहाँ पे आप 100% मिस्टेक करोगे कि वो एनाइसोट्रॉपिक होगा, क्योंकि आपको तो पता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखो सिर्फ ये एक एक्सेप्शनल केस है, उसमें आप ये देखते हो कि अगर आप क्यूब लेते हो तो आपको पता होता है कि क्यूब का जो आपकी लेंथ होती है, क्यूब की जो आपकी ब्रेथ होती है और क्यूब की ही जो आपकी हाइट होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? सेम, ठीक है। मतलब क्यूब आपका कैसे नेचर का है? आइसो। इसलिए हम लोग कहेंगे कि जो भी आपका क्रिस्टल होता है क्यूब का, वो हमेशा आपका आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है और एन आइसोट्रॉपिक नेचर का नहीं होता। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है ना, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट फॉर एमसीक्यू ऑफ कैरिंग 1 मार्क्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो भी आपका क्लासिफिकेशन किया गया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, उसमें आते हैं आपकी 2 चीजें। एक आता है आपका आइसोमॉर्फिज्म और एक आता है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो क्या होता है ना, हम लोगों को पता होता है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन अगर एग्जाम में पॉलीमॉर्फिज्म की जगह कोई और वर्ड आ जाए तो हम लोग अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि हमें पॉलीमॉर्फिज्म का पूरा डेफिनेशन पता है, सब कुछ पता है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एक और अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा है,
तो हम लोग उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म को ही आपको एलोट्रॉपी के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। पता होना चाहिए कि इसका और इसका मीनिंग अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। अगर एलोट्रॉपी भी आ गया ना तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म वाले पार्ट को ही एक्सप्लेन करना है, ये चीज कंफ्यूज नहीं होनी है। नहीं तो आप सोचोगे कि मैंने तो एलोट्रॉपी पढ़ी नहीं है इस चैप्टर में, एलोट्रॉपी पे क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म को। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर मैंने सपोज ये एक क्रिस्टल लिया है जिसका नाम है क्रिस्टल ऑफ ए, और मैंने एक और क्रिस्टल लिया है जिसका नाम है क्रिस्टल ऑफ बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये दोनों क्रिस्टल मैंने लिए हैं और नाम क्या कह रहा है, आइसोमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये हुआ, आइसो का मीनिंग होता है आपका सेम और मॉर्फिज्म का मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर, या हम लोग कह सकते हैं फॉर्म। अब ये दोनों जो क्रिस्टल है ना, ये एक पहला क्रिस्टल है, ये आपका दूसरा क्रिस्टल है। ये दोनों क्रिस्टल का अगर फॉर्म जो है आपका, ये दोनों क्रिस्टल का अगर जो भी आपका फॉर्म है, अगर वो फॉर्म है सेम फॉर्म, तो ये दोनों क्रिस्टल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल। क्योंकि अगर मैंने ये क्रिस्टल लिया है और मैंने ये क्रिस्टल लिया है, ये दोनों क्रिस्टल अलग अलग है क्योंकि इनके कलर्स भी अलग अलग है ना। लेकिन अगर ये क्रिस्टल का जो भी फॉर्म है और ये क्रिस्टल का जो भी फॉर्म है, अगर ये दोनों फॉर्म सेम है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो क्रिस्टल है ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक क्रिस्टल है। अब आ जाते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में और एलोट्रॉपी में। पॉलीमॉर्फिज्म और एलोट्रॉपी क्या कहते हैं ना, अगर आप एक क्रिस्टल लेते हो, एक क्रिस्टल, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या है, इसका नाम है पॉली। पॉली का मतलब होता है डिफरेंट और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, आपके फॉर्म्स। तो ये कहता है कि अगर आप कोई भी एक क्रिस्टल लेते हो, लेट अस से मैंने लिया है क्रिस्टल ए, और इस क्रिस्टल ए के दो फॉर्म है, एक है आपका A1 और एक है आपका A2। अब ये जो दोनों A1 और A2 है, इनके फॉर्म डिफरेंट है, तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों जो है A1 और A2, ये दोनों एक दूसरे के पॉलीमॉर्फिक है, क्योंकि इसका फॉर्म जो है वो डिफरेंट है, इसका फॉर्म जो है वो डिफरेंट है। अब मैं आपको बताती हूँ उनका डेफिनेशन। इसमें आप सबसे पहली चीज जो लिखोगे वो आपका रहेगा, इन दिस फिनोमिना, इसमें क्या होगा देखते हैं हम लोग, टू और मोर क्रिस्टल्स और सब्सटेंसेस crystallizes in same form और in same structure। ठीक है, बट हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म में क्या कहेंगे कि जो भी आपके टू और मोर क्रिस्टल्स हैं, टू और एक 1 सेकेंड, यहाँ पे जो भी आपका है अ सिंगल सब्सटेंस crystallizes in टू और मोर फॉर्म्स। चलो ये तो ठीक है, जब तक कि हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं देखते हैं ना, जब तक ये चीजें उतनी क्लियर नहीं होती है, तो पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स देखेंगे तभी तो क्लियरिटी आएगी कि एक्चुअली कंसेप्ट है क्या, है ना। इतना तो आपको ओवरऑल समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे आपके जो स्ट्रक्चर रहेंगे वो सेम रहेंगे और यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर कैसे रहेंगे, डिफरेंट, क्योंकि नाम ही क्या कह रहा है, पॉली। आ जाओ इधर। इसका सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है, इसको भी हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म में ही स्टडी करेंगे। इसका सेकेंड पॉइंट कहता है कि दे हैव सेम एटॉमिक रेशियो। और इसका सेकेंड पॉइंट आपका ये कहता है दे फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये भी डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट काम है कि ये आया कहाँ से। एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, देखते हैं तो समझ जाएगा। देखो इधर, यहाँ पे क्या कहा गया आपको, सेम एटॉमिक रेशियो। देखो इधर, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ CaCO3 का और NaNO3 का, देखते हैं यहाँ पे रेशियो एटॉमिक का। देखो यहाँ पे कैल्शियम कितने हैं, 1, कार्बन भी 1 है, ऑक्सीजन है 3।
यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3। दोनों तरफ देखो रेशो कैसा है, सेम, इसलिए इसको कहा गया है दे हैव सेम एटॉमिक रेशो, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमॉर्फिक। चले आओ यहाँ पे, अगर आप देखते हो पॉलीमॉर्फिज्म के केस में या एलोट्रॉपी के केस में, तो आपको पता है कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। आपको पता है कि डायमंड अलग कंडीशन में फॉर्म होता है, ग्रेफाइट अलग कंडीशन में फॉर्म होता है और फुलेरिन अलग कंडीशन में फॉर्म होता है। कर दिया ना प्रूव इसने कि दे फॉर्म अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये जो है कार्बन के पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है, इन्हीं को कहा जाता है एलोट्रोपिक फॉर्म भी, तो हमें पता होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट लेते हैं और उसके बाद इसको स्टॉप करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। हमेशा चीजों को कंपैरेटिव फॉर्म में पढ़ो, जिससे चीजें हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाती है। अदरवाइज अगर हम लोग इसको पढ़े फिर इसको पढ़े तो उतनी ही ज्यादा हम लोग हमारे माइंड को क्रिटिकल तरीके से पढ़ने पे मजबूर कर देते हैं। अब आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन और एक क्या आ सकता है वो भी देख लेते हैं। देखो, क्योंकि हम लोग तो इन क्वेश्चंस की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बट एमसीक्यू का देखो कितना प्लस पॉइंट होता है। एक टिक मार्क से आपको 1 मार्क मिल जाता है। सोचो वो मार्क कितना प्रेशियस है, 1 टिक मार्क करो तो 1 मार्क मिल जाता है। इसलिए एमसीक्यू पे भी फोकस करना है, एमसीक्यू को छोड़ना नहीं है। मैं आपके सारे पॉइंट्स कवर कराऊंगी। जो भी आपके कार्बन होते हैं, कार्बन के आपके 3 एलोट्रोप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलेरिन। उसी तरीके से जो भी आपके सिलिका होते हैं ना, उसके भी 3 एलोट्रोप्स होते हैं। एक होता है आपका अल्फा क्वार्ट्ज, एक होता है आपका बीटा क्वार्ट्ज और एक होता है आपका क्रिस्टोबेलाइट। ये तीनों फॉर्म होते हैं आपके सिलिका के। हमें कार्बन के जनरली पता होते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म, लेकिन सीरियसली बताऊं ना तो हमें सिलिका के पता ही नहीं होते। लेकिन सिलिका के भी तो फॉर्म आ सकते हैं ना एमसीक्यू में, तो हमें पता होना चाहिए। एक एक छोटी से छोटी चीज हमें कवर करनी है, तभी जाके हमारे सारे के सारे एमसीक्यू भी करेक्ट हो गए और आंसर्स भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब और उसी के साथ साथ कमेंट्स दो, ताकि ये जो कमेंट्स होते हैं ना, ये हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग होते हैं। ये हमें काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, काफी मोटिवेट करते हैं, तो मैं आपको और फर्दर पढ़ा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।